जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दानिश अंसारी है। मैं अनिश अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस की जो परीक्षा है, री एग्ज़ाम होना है, वो 21 अगस्त से आपका शुरू हो रहा है। ठीक, 21 अगस्त से आपका पेपर शुरू हो रहा है। उसमें से आपका एक 4 सब्जेक्ट है, जिसमें से आपका 55 नंबर का तो सिर्फ रीजनिंग पूछा जाता है। और रीजनिंग में इस 55 नंबर में से लगभग पिछली बार 17 से 18 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपका सिर्फ और सिर्फ मानसिक अभिरुचि से पूछा गया था। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में मानसिक अभिरुचि पुलिस प्रशासन प्रणाली की प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ऐसे ही और वीडियोस आने वाली हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये सिर्फ 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, 10 से 12 मिनट की। उसमें आप लगभग 25 क्वेश्चन देख लेंगे। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अब मानसिक अभिरुचि से रखा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले क्वेश्चन आपके यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को अपनी हिरासत में कितने घंटे से अधिक नहीं रोक सकता है। यानी अगर किसी को आप गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार के बाद आपको उसको कितने घंटे तक रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 12 घंटे, या बी 24 घंटे, या सी 36 घंटे, या फिर डी 48 घंटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आप किसी व्यक्ति को हिरासत में लेते हैं तो मैक्सिमम उसको 24 घंटे आप अपने पास रख सकते हैं। 24 घंटे के बाद यानी 24 घंटे के भीतर भीतर उसको आपको न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, यानी 24 घंटे तक आप उसको रोक सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। सेवा वीरता बंधुता, या फिर सत्यमेव जयते, या फिर सेवा सुरक्षा शांति, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो ये यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, देखिए। आपके पास एक व्यक्ति का फ़ोन आता है कि उसके पड़ोस में लोग विशाल पेड़ को काट रहे हैं, आप आगे क्या करेंगे। यानी आपके पास कोई फ़ोन करता है, अननोन नंबर से फ़ोन आता है कि उसके पड़ोस के लोग एक विशाल पेड़ को काट रहे हैं, क्योंकि पेड़ काटना जघन्य अपराध यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत गलत बात है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। देखिएगा, स्थान के बारे में विवरण पूछेंगे और स्थिति का निरीक्षण करने के लिए वहां जाएंगे, क्या आप ये करेंगे। या फिर कॉल को यह कहते हुए काट देंगे कि यह कोई गंभीर समस्या नहीं है। तो बहुत गंदी बात है, आपको ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाना है। ठीक है, उसे थाने आने के लिए कहेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे। नहीं, आपको सबसे पहले एफआईआर दर्ज नहीं करना होता है, यानी इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बचता है। आपको स्थान के बारे में विवरण पूछना है और वहां जाकर उसकी जांच करनी है। ठीक है, और निरीक्षण करने के लिए वहां जाएंगे आप। ठीक, तो यानी वहां पे आपको जाना है और उसका निरीक्षण करना है। ये चीज़ आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक पुलिस स्टेशन में एक थाना प्रभारी के रूप में तैनात किया गया है, जहां पिछले अधिकारी विक्रेताओं का शोषण करते थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो पिछले अधिकारी थे वो विक्रेताओं का यहाँ पे शोषण करते थे, जिसके कारण पुलिस के प्रति स्थानीय लोगों की मानसिकता बदल गई है। वहाँ की मानसिकता बदल गई है। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, आपको क्या करना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1, किसी अच्छी जगह पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करेंगे। क्या आप वहाँ से भाग जाएंगे और अपना ट्रांसफ़र कहीं और करवा लेंगे। या ऑप्शन नंबर बी, उन्हें बताएंगे कि आप दूसरों की तरह नहीं हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी सफाई पेश करेंगे। या फिर उन्हें अपने कार्य से पुलिस का असली चेहरा दिखाएंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से आपको चुनना है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, कि उन्हें अपने कार्य से पुलिस का असली चेहरा दिखाएंगे। ठीक है, इससे पहले जो बच्चे जो थे वो अपना चेहरा पुलिस का नहीं दिखाते थे, वो गलत काम करते थे, क्योंकि वो विक्रेताओं का वहाँ पे शोषण करते थे। उन्हें आप पुलिस पे यकीन दिलाएंगे और ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अपने कार्य से पुलिस का जो असली चेहरा होता है, वो कितनी हेल्पफुल होती है लोगों के लिए, वो चीज़ यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया है कि भारत में कौन सा संवैधानिक निकाय गंभीर कदाचार या शक्ति के दुरुपयोग से संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत की जांच और रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर 1 सीबीआई है, या फिर ऑप्शन नंबर बी राज्य मानवाधिकार आयोग है, या फिर केंद्रीय पुलिस आयोग सीपीसी है, या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आप जवाब यहाँ पे देंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। ठीक, इसके लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पे बात कर लेंगे।
आप एक बस में यात्रा कर रहे हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति बस में चढ़ता है लेकिन कोई सीट उपलब्ध नहीं है, आप क्या करेंगे? यानी आप यात्रा कर रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आपके साथ बस में चढ़ता है और लेकिन बस की सीट पे आप तो बैठे होते हैं लेकिन वहाँ पे जो बाकी सीट होती है वो खाली नहीं होता कि बुजुर्ग इंसान वहाँ पे आके बैठ जाए, तो आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए, इसके बारे में ये सवाल है। सबसे पहले कंडक्टर को बुजुर्ग व्यक्ति के लिए एक सीट खोजने के लिए कहेंगे, क्या आपको ये कहना है, या फिर बुजुर्ग व्यक्ति की उपेक्षा करेंगे और कहीं और देखने लगेंगे? ये तो बहुत गलत बात है, वैसे नेगेटिव आंसर है, नेगेटिव आंसर इसका होना ही नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति को सुझाव देंगे कि बस के रुकते ही अगले स्टॉप पर उतर जाएंगे, तो फिर जहां जा रहा है वहां जा कैसे पाएगा, ये भी एक गलत आंसर हो जाएगा। अपनी सीट छोड़ देंगे और बुजुर्ग व्यक्ति को बैठने के लिए कहेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनको ऑप्शन नंबर ए भी और ऑप्शन नंबर डी भी सही लग रहा होगा, लेकिन इसमें सबसे सही आंसर जो है, सबसे पहली आपकी प्राथमिकता है कि अपनी सीट छोड़ देंगे और बुजुर्ग व्यक्ति को बैठने के लिए कहेंगे। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा छठे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल की नियुक्ति करेगी? ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या एक की करेगी या फिर 2 का करेगा या फिर 4 या फिर 3? आपको यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है कि यह सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय कानूनों के संदर्भ में जमानत शब्द का तात्पर्य क्या है? यानी जब आप जाते हैं तो कहते नहीं है कि जमानत हो गया, जमानत पे उसको छोड़ दिया गया है, तो इसके लिए ये जमानत शब्द का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन आपका है कि आरोपी पर आर्थिक दंड लगाया गया, ये जमानत है का अर्थ है, या फिर कुछ शर्तों के साथ मुकदमे से पहले किसी आरोपी व्यक्ति की अस्थायी रिहाई, ये जमानत का अर्थ है, या फिर एक प्रकार का न्यायालय आदेश जिसमें गवाह की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, ये है, या फिर किसी मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने की कानूनी प्रक्रिया को हम जमानत कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, कुछ शर्तों के साथ मुकदमे से पहले किसी आरोपी व्यक्ति की अस्थायी रिहाई की जाती है, मतलब स्थायी रूप से नहीं रिहाई की जाती है, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ा जाता है, तो उसी को हम जमानत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की यहाँ पे बात करेंगे। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के तहत दंगे के दोषी पाए गए व्यक्ति के लिए अधिकतम सजा कितनी है? ठीक, अगर कोई भी व्यक्ति है जो 146 के तहत उसको दंगे के दोषी में पाया जाता है, तो उसको अधिकतम सजा कितनी होनी चाहिए? 1 वर्ष का होना चाहिए, फिर 2 वर्ष का कारावास होना चाहिए, 5 वर्ष का कारावास होना चाहिए, या फिर 10 वर्ष का कारावास होना चाहिए? तो आपको ये बताना है। अगर 146 के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका जो मैक्सिमम सजा है वो 1 साल का कारावास है। ठीक, यानी 146 अगर आपके ऑप्शन में आ रहा है कि धारा 146 के तहत किसी को दोषी बनाया गया है, तो वो मैक्सिमम 1 साल के लिए उसको सजा काटनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पे बात करेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जन शिकायत के त्वरित निवारण के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय हेल्पलाइन नंबर क्या है? यानी आपको कोई शिकायत करनी है, कोई शिकायत आपका नहीं सुन रहा है, तो आप डायरेक्ट सीएम को फ़ोन कर सकते हैं। यानी सीएम के सीएमओ ऑफिस में आप जाके यानी फ़ोन करके अपना हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया है, वहाँ से आप अपने निवारण करवा सकते हैं शिकायतों का, यानी शिकायत कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1072 है, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1074 है, या फिर 1075 है, या फिर 1076। इसमें से बहुत ही क्लोज यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको शिकायत सीएमओ ऑफिस में करवानी है तो 1076 पे कॉल करके आप करवा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें आपको दिया है कि आपके पुलिस स्टेशन में केवल एक विशेष समुदाय के लोग हैं, इसे कैसे कम करने का प्रयास करेंगे? आपके पुलिस स्टेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय के लोग हैं, इसे आप कैसे कम करेंगे, इसका प्रयास करेंगे, तो कैसे होगा? ये ऑप्शन नंबर आप वहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे है, इसे अनदेखा करेंगे क्योंकि यह बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, या फिर कोशिश करेंगे और मुद्दे की तह तक जाएंगे, या फिर एक ही समुदाय के अधिक लोगों को भर्ती करेंगे, या फिर विभिन्न पृष्ठभूमि और समुदाय के लोगों को भर्ती करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 11 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि विभिन्न पृष्ठभूमि और समुदाय के लोगों को भर्ती करेंगे। ये आपका ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है, टोटल कुल मिला के ये ज़्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी भी सही था, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर आपका ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की यहाँ पे बात कर लेंगे। देखिए, अत्यधिक वर्षा के कारण आपके क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, यानी इस वक्त बाढ़ का मौसम ही है। अगर बाढ़ आ जाती है और आप कहीं पे तैनात हैं तो पुलिसकर्मी के रूप में आपको क्या वहाँ पे करना होगा?
ठीक है, आपकी कार्यशैली क्या होगी उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। देखिए, सबसे पहला आपकी कार्यशैली होगी बाढ़ राहत कोष का आयोजन करेंगे। इतने बड़े पद पे तो नहीं है कि आप बाढ़ राहत कोष का आयोजन करेंगे, कुछ ना करें, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी नहीं, ये भी नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको यूनिफॉर्म दी गई है, तो ये आप यहाँ से मुकर नहीं सकते हैं। फिर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचित करें और उन्हें निर्देशों की प्रतीक्षा करें, या फिर लोगों को सूचित करें, बचाव करें और उनकी मदद करें। ठीक, तो इसमें आपको लगभग बहुत सारे ऑप्शन इसमें सही लग रहे होंगे। देखिए, इसमें ऑप्शन आपका देखिए, बाढ़ राहत कोष का आयोजन तो नहीं कर सकते हैं, कुछ ना करें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी और डी में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको यहाँ पर समझा दूं कि सबसे पहले आपको वहाँ के लोगों को बचाव करना है। ठीक, लोगों को सूचित करना है, बचाव करना है और उनकी मदद करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसके बाद ऑप्शन नंबर सी पे जा सकते हैं कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचित करें और उनके निर्देशों की प्रतीक्षा करें, क्योंकि प्रतीक्षा करते रह जाएंगे तो यहाँ पे किसी की जान माल की मतलब कुछ भी हो सकता है, तो वो सही नहीं रहेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 13 में है कि रॉ का तात्पर्य क्या है। RAW, रॉ का आपका तात्पर्य क्या है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीजनल एविएशन विंग हो जाएगा, या फिर रिसर्च एंड विंग हो जाएगा, या फिर रॉयल एजेंसी ऑफ वर्षा हो जाएगा, या फिर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आपका ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि रॉ का तात्पर्य यानी रॉ का फुल फॉर्म आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा कि आपके पास थाने में एक महिला हिरासत में है। एक दिन वह आपसे आपके वरिष्ठ द्वारा उसका बलात्कार किए जाने की शिकायत करती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके 17 और 18 तारीख में जो पेपर हुआ था, चारों शिफ्ट में लगभग 15 से लेकर 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, 55 नंबर रीजनिंग में से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा। और बाकी भी बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मैंने बनाया हुआ है यूट्यूब पर, ये हमारे इस चैनल पर है, वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं और आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं कम टाइम में। चलिए, इसका ऑप्शन आपको करना है कि आपके पास थाने में एक महिला हिरासत में है। एक दिन वह आपसे आपके वरिष्ठ द्वारा उसका बलात्कार किए जाने की शिकायत करती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। यानी आपका अधिकारी जो है आपके ऊपर पोस्ट पे है, उसके खिलाफ वो आके आपसे शिकायत करती है, तो आप क्या करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे उसका लाभ उठाएंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने वरिष्ठ के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे और मामले की न्यायिक जांच शुरू करेंगे। एक सोच सकते हैं उसे घर भेज देंगे और अपराधों को माफ कर देंगे। नहीं, उस अपराध कोई भी करता है उसको माफ हम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि यह अपराधी है और इसके व्यवहार योग्य है। तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि FIR दर्ज करना है, उसके बाद उसका न्यायिक जांच शुरू करेंगे। ठीक, तो 14 का आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे DGP का पद चिन्ह क्या होता है, यानी जो DGP होता है उसको क्या क्या, या राष्ट्रीय प्रतीक के साथ 3 सितारे होते हैं, ये उसके कंधे पे जो होता है, या फिर एक क्रॉस तलवार और छड़ी के साथ एक सितारा होता है, या फिर एक क्रॉस तलवार और छड़ी के साथ राष्ट्रीय प्रतीक होता है, या फिर केवल राष्ट्रीय प्रतीक होता है। तो ये आंसर आपको HW का होमवर्क आपको देता हूं मैं, आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। कहीं से भी आप आंसर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको रिसर्च करेंगे तो कुछ 1-2 क्वेश्चन और तैयार होंगे और एक ये आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की यहाँ पे बात कर लेंगे। अब देखिए, भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे पूछा गया। महावीर चक्र है, या फिर पद्मश्री है, या फिर परमवीर चक्र है, या फिर राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार है। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार ही पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक, इसी को पुलिस का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेंगे कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल निम्न में से दस्तावेज का नाम क्या है, जिसका आप पूरी जांच करने के बाद अदालत में जमा करते हैं। यानी सारी जांच कर लिए तो उसका जो फाइनल होता है चार्जशीट जो होता है वो आप वहाँ पे जमा करते हैं, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, तो ये आरोप पत्र कहते हैं, या फिर गिरफ्तारी वारंट कहते हैं, जमानत आवेदन कहते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR कहते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर इसमें से चूज करिएगा कि 17 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें 17 का सही आंसर आपका आरोप पत्र हो जाएगा। ठीक है, आरोप पत्र को ही आप क्या करते हैं कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट है वहाँ पे जाके आप इसको वहाँ पे जमा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आज का मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा कि आपको एक ऐसे दृश्य में बुलाया जाता है जहाँ एक मोटरसाइकिल चालक हिट एंड रन मार कर भागने वाली दुर्घटना में शामिल हो गया है। ठीक, दुर्घटना में शामिल हो गया है, आगमन पर आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। ठीक, यानी कोई भी हिट एंड रन, कोई भी उसको मार के चला गया है और वो व्यक्ति घायल हो चुका है, तो आपको वहाँ पे आपकी प्राथमिकता क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे चालक को पकड़ने के लिए भाग रहे वाहन का पीछा करेंगे। क्या जिस वाहन से उसको कुचला गया है या फिर एक्सीडेंट हुआ है उसको आप उस वाहन का पीछा करेंगे।
फिर घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए गवाहों से पूछताछ करना, क्या आप ये करेंगे? या फिर क्षेत्र को सुरक्षित कीजिए और दुर्घटना से संबंधित साक्ष्य इकट्ठा करना होगा, या फिर घायल मोटरसाइकिल चालक को प्राथमिक उपचार देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि सबसे पहले आपकी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि अगर कोई घायल व्यक्ति है तो उसको सबसे पहले आप हॉस्पिटल पहुंचाइए या फिर उसको फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड किट दीजिए, वहाँ पे पहला उपचार दीजिए उसको। आपका प्राथमिकता यही है, ठीक। बाकी चीज़ें आप बाद में कर सकते हैं कि चालक को पकड़ने के लिए उसके वाहन का पीछा करेंगे या फिर और चीज़ें हैं वो बाद में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाकी बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने आपके लिए यूपी पुलिस से जो रिलेटेड हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जितने हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं उसको मैं करा रहा हूँ चैनल पे। वहाँ पे आप जाके 5 से 10 मिनट की वीडियोस हैं या फिर 10 से 20 मिनट की वीडियोस हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे टॉपिक आपको वहाँ पे कवर कराए जाएंगे। और आगे भी जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जा रही है जब तक मैं कवर कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि मानसिक अभिरुचि वाला जो आपका जो चैप्टर था ये समझ में आया होगा। और इससे आने वाले मतलब बहुत सारे अभी इसके एपिसोड आने वाले हैं, यानी बहुत अच्छे से आप लगभग 15 से 20 नंबर आप यहाँ से रीजनिंग में 55 में से सिर्फ एक ही टॉपिक से ला सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको टारगेट किया है। आप तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको और अच्छे से पढ़िएगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आई तो फिर से 1-2 बार और पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।